गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभोदय छात्रों। अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। रचना के आधार पर वाक्य भेद में आज हम वाक्य का तीसरा भेद मिश्र वाक्य करने जा रहे हैं। मिश्र वाक्य जिसका अर्थ क्या होता है, मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब है जिनको मिलाकर लिखा जाता है, यानी कि जिनको कंबाइन किया जाता है। तो जिन वाक्यों को मिलाकर लिखा जाता है यानी कि मिश्रित किया जाता है वो हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये जो दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को, आश्रित उपवाक्यों को मिलाकर जब हम मिश्रित करते हैं तो इनको हमने एक नाम दिया है। तो एक वाक्य को नाम दिया जाता है प्रधान उपवाक्य और दूसरे वाक्य को नाम दिया जाता है आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य हैं उनको वो एक कथन का काम करते हैं और इस कथन को पूरा करने का काम आश्रित उपवाक्य करते हैं। जिस तरह से अध्यापिका ने कहा कि कल बाजार बंद रहेगा, तो अध्यापिका ने कहा ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाता है। कल बाजार बंद रहेगा ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जिसने किया है वो है हमारा की, जो समुच्चय बोधक का व्यधिकरण अव्यय कहलाता है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जिसने किया है वो हमारे होते हैं समुच्चय बोधक व्यधिकरण अव्यय। संयुक्त वाक्य में आपने देखा होगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन जो हमारे मिश्र वाक्य हैं इन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, तथा जो वाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ ना दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये दोनों वाक्य जो हमारे पास प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर हम एक ही वाक्य बोलेंगे तो दूसरे के बिना हम उस बात को उस वाक्य को पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने क्या कहा? कल स्कूल बंद रहेगा। तो अध्यापक ने कहा प्रधान उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य कल स्कूल बंद रहेगा। जब ये पूरा वाक्य बोला गया है तभी हमारा ये वाक्य जो है, जो ये सेंटेंस है वो पूरा होता है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, इसमें प्रधान उपवाक्य वह लड़का बहुत बीमार है कल यहाँ आया था ये आश्रित उपवाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द है वो है हमारे पास जो, ये हमारे पास व्यधिकरण अव्यय वाला शब्द है। जब हम मिश्र वाक्य लिखते हैं तो जब कभी भी हम आश्रित उपवाक्य को आप आरंभ में भी लिख सकते हैं, मध्य में भी लिख सकते हैं और उसको अंत में भी लिख सकते हैं। जैसे वह लड़का जो बहुत बीमार है कल यहाँ आया था, तो आपका जो ये आश्रित वाक्य है वो आपका मध्य में चला जाता है। उसी तरह से हम इसको आरंभ में भी लिख सकते हैं, जो कल यहाँ आया था वह लड़का बहुत बीमार है। तो इनका प्रयोग हम आरंभ में, मध्य में तथा अंत में भी कर सकते हैं। मिश्र वाक्य को जो दो वाक्य जोड़ने का काम करते हैं, एक है प्रधान वाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करते हैं उनको जोड़ा जाता है व्यधिकरण अव्यय से, यानी कि वो कंजक्शंस जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा उन्हें जोड़ा जाता है। अब इनके भी तीन भेद किए हैं, आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद माने गए हैं। तो आश्रित उपवाक्य के जो तीन भेद हैं, सबसे पहले है आपके पास संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा है आपके पास क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबसे पहला है हमारे पास संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य को सबसे आसान तरीका जो पहचानने का है वो क्या है, जब आप प्रधान उपवाक्य के बाद की शब्द का प्रयोग देखेंगे और उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो आपका आश्रित उपवाक्य कहलाता है। एक तो किक के माध्यम से संज्ञा उपवाक्य की पहचान हो सकती है। दूसरा जो माध्यम है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वो उसकी परिभाषा के साथ मैंने दिया है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की परिभाषा क्या है? किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता
कर्म तथा क्रिया पूरक के रूप में आते हों संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो आपने समझा इसे। तो किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं किसके रूप में आते हैं? वो जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में या क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं, वो आपके संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। पहली पहचान तो किक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, और दूसरा आप किसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि उस वाक्य में जो आपका मिश्र वाक्य है, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसके जो प्रधान उपवाक्य है उसमें क्रिया का कर्ता के माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं। मुझे लगता है कि वह बहुत खुश है। मुझे लगता है, यहाँ पे क्रिया प्रधान वाक्य है। मुझे लगता है नीले पेन से जो लिखा है ये प्रधान वाक्य है, इसमें क्रिया का कर्ता है। कर्ता को क्या लग रहा है कि वह बहुत खुश है, यहाँ पे कर्ता का कार्य चल रहा है। दूसरा आप देखेंगे, राकेश बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। राकेश बोला, कर्म की क्रिया चल रही है। तो राकेश बोला, किस चीज के बारे में बताया उसने, किस कर्म के बारे में बताया कि वो लखनऊ जा रहा है। उसी तरह से तीसरा है आपका क्रिया के पूरक के रूप में, प्रधान वाक्य के क्रिया के पूरक के रूप में। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। बचपन में ही घोषित करना, ये क्रिया का पूरक यानी कि पूर्ण जो है वो वाक्य है, पूर्ण सेंटेंस है। क्या घोषित कर दिया था? कि लड़का हाथ से गया। तो इसके माध्यम से भी आप इन वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो प्रधान वाक्य में जो कर्ता, जो क्रिया का कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में, और क्रिया के पूरक के रूप में जो आश्रित उपवाक्य उपयोग होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वो आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। एक माध्यम है की के माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं, दूसरा जो मैंने आपको ये परिभाषा दी है उसके माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं। कभी कभी जो की शब्द होता है अगर उसका आरंभ में प्रयोग किया जाता है तो वो उसका लोप हो जाता है, यानी कि उसको लिखा नहीं जाता। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किस तरह से पहचानेंगे, इस तरह के वाक्य को आप किस तरह से पहचानेंगे? अगर उसमें कोई अवयव नहीं है, अगर उसमें कंजक्शन नहीं है, तो किस तरह से आप पहचानेंगे उसको? तो उसके लिए एक वाक्य मैंने आपको नीचे दिया है, कौशल्या नहीं आएगी सुमित्रा जानती थी। अब इस वाक्य में आपने देखना है कि प्रधान वाक्य कौन सा लग रहा है आपको और आश्रित उपवाक्य कौन सा लग रहा है। तो आश्रित उपवाक्य के पहले जो है वो हमारा की संज्ञा जो अवयव है वो आता है, कंजक्शन जो है वो आता है। अब हमने इसमें देखना है कौन सा हमारे पास प्रधान उपवाक्य है। कौशल्या नहीं आएगी, प्रधान उपवाक्य नहीं लग रहा है। सुमित्रा जानती थी, सुमित्रा जानती थी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाता है प्रधान उपवाक्य। सुमित्रा जानती थी। सुमित्रा जानती थी, क्या जानती थी? कि कौशल्या नहीं आएगी। क्योंकि आरंभ में है तो उसका लोप भी हो जाता है, तो लोप हो गया। तो आपने इसको किस तरह से पहचानना है? सुमित्रा जानती थी के बाद आपने कौन से अवयव का प्रयोग करना है? जिस अवयव का प्रयोग करेंगे उस तरह से आप उसका भेद जान सकते हैं, है ना। सुमित्रा जानती थी के बाद हम दूसरे अवयव का प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरे कंजक्शन इसमें नहीं लग सकते हैं। सुमित्रा जानती थी के बाद हमारा जो कंजक्शन या जो अवयव या जो मिश्र समुच्चय बोधक अवयव का हमने प्रयोग करना था वो है कि। तो इसकी पहचान क्या होगी? हमारा ये संज्ञा आश्रित वाक्य है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे ये वाक्य होते हैं इनमें जो अवयव जोड़ने का काम करते हैं वो हमारे आरंभ में भी लग सकते हैं, मध्य में भी लग सकते हैं और अंत में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद है विशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन आश्रित उपवाक्य में वो किसकी विशेषता बताएंगे? तो आश्रित उपवाक्य में वो विशेषता बताते हैं प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे मिश्र वाक्य हैं, मिश्र वाक्य को जो जोड़ने का काम करते हैं वो करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो संज्ञा शब्द में हमारा सिर्फ की शब्द के माध्यम से हम इनको जोड़ते हैं, लेकिन जो विशेषण है, विशेषण को जोड़ने के लिए जो हमारे पास व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो
जो, जिन्होंने, जिससे, इस तरह के अवयव हैं जिनके द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो कुछ थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसमें समझाती हूँ और आप परिभाषा भी देखें इसमें क्या लिखी गई है। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य की परिभाषा है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जो प्रधान उपवाक्य हैं उसमें आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द। उसके उदाहरण जो दिए हैं उसमें मैंने जो आपको नीले रंग से जो शब्द लिखे हैं वाक्य में, वो प्रधान उपवाक्य हैं। जो शब्द अवयव है, व्यधिकरण अवयव से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो लाल शब्द से लिखा है, और आश्रित उपवाक्य ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है। तो जैसे आपके वह पुस्तक कहाँ है, ये हमारा हो गया प्रधान वाक्य। इसको जोड़ने का काम जो कर रहा है, आप कल लाए थे। आपकी वह पुस्तक कहाँ है, जो आप कल लाए थे, प्रधान वाक्य। आश्रित उपवाक्य, अब ये विशेषता किसकी बता रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? पुस्तक। उस पुस्तक की विशेषता बता रहा है यहाँ पे जो शब्द। तो जो शब्द के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पुस्तक है जो आप कल लाए थे वो कहाँ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। अब इस वाक्य में आप देखें तो जो शब्द, जो अवयव है, उसको पहले लिखा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे ये अवयव होते हैं, व्यधिकरण अवयव होते हैं, मिश्र वाक्य को जोड़ने का जो काम करते हैं, इनको हम आरंभ में भी लिख सकते हैं, मध्य में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आरंभ में शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखिए, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। तो जो हमारे पास व्यधिकरण अव्यय है, आदमी पत्र बांटता है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है? आश्रित उपवाक्य। ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। वह डाकिया होता है, ये कथन है, वह डाकिया होता है। उसको पूर्ण कौन सा वाक्य कर रहा है? जो आदमी पत्र बांटता है। तो आश्रित वाक्य हमारा ये है, जो आदमी पत्र बांटता है। अब डाकिया कोई संज्ञा की विशेषता यहाँ पे बताई गई है, जो आदमी। तो आदमी यहाँ पे संज्ञा शब्द आ गया और इस डाकिया के लिए उन्होंने जो आदमी दे दिया है। तो ये विशेषण शब्द के माध्यम से इसको उसकी विशेषता बताई जा रही है। तीसरा जो वाक्य जो मैंने उदाहरण दिया है वो है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। यहाँ पे भी आप देखिए, हमने आरंभ में अव्यय से शुरू किया है, जो व्यधिकरण अव्यय है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अब आपका ये जो वाक्य है ये कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य है। वह मैं नहीं हूं, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। इसे मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य वह मैं नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे के माध्यम से सब लोगों के बीच में से जिसे ढूंढा जा रहा है वो मैं नहीं हूं। तो जिसे आप, उसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसको ढूंढने की कोशिश की जाती है उसकी विशेषता, विशेष तौर पर उसे जिसे शब्द से विशेष रूप से दर्शाया जा रहा है। इसके बाद आता है, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। यहाँ पे आप देखेंगे मध्य में आपका जो अवयव है उससे जोड़ा गया है, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो ये जो है ये हमारा आपका आ जाता है प्रधान वाक्य, कल चोरी की थी। ये आते हैं हमारे आश्रित उपवाक्य और जिसने अवयव से इसको जोड़ा है। तो जो, जिसे, जिन्होंने, जिन्हें, ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे विशेषण शब्द आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। आपने जब भी विशेषण उपवाक्य, अगर इस तरह का आपको कोई प्रश्न आता है कि आश्रित उपवाक्य में से उसका भेद बताइए कि कौन सा भेद है, तो विशेषण उपवाक्य अगर वो होगा तो आपने इस माध्यम से उसको पहचानना है। दो तरह से आप उसको पहचान सकते हैं, है ना। एक तो भाव के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है किस तरह से आपने देखना है। और दूसरा, जो मैं आपको ये शब्द दे रही हूँ, जो मैं आपको व्यधिकरण ये जो शब्द दे रही हूँ, उसके आगे जितने भी शब्द लिखे हुए होते हैं, वाक्य जो बन जाते हैं, वो आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जो आदमी पत्र बांटता है, आश्रित उपवाक्य है, इसको हम रेखांकित कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रश्न है,
आश्रित उपवाक्य रेखांकित कीजिए। अब हमें इसमें आश्रित उपवाक्य रेखांकित करना है, तो मैंने आपको बताया कि जो शब्द के बाद या विशेषण शब्दों के बाद जो विशेष तौर पर जो व्यधिकरण अव्यय हैं उसके बाद जो वाक्य आते हैं वो आपके आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जो आप कल लाए थे, ये आपका हो गया आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आदमी पत्र बांटता है, ये आरंभ में है, तो ये भी आपका आश्रित विशेषण उपवाक्य है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ये भी आपका आश्रित उपवाक्य है। उसी तरह से जिसने कल चोरी की थी, ये आपका आश्रित विशेषण उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण। आश्रित क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक्य है उनको पहचानने के लिए हमें किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आश्रित क्रिया विशेषण वाक्य कहलाते हैं। जिसके उदाहरण हैं, ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। तो यहाँ पे जो बिजली चली गई ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नीले रंग से हम लिख रहे हैं वो आपका प्रधान उपवाक्य है। और ज्यों ही पढ़ने बैठा, ज्यों ही हमारा अवयव है जिसके द्वारा हमने इनको प्रधान उपवाक्य को तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पे ये अवयव आरंभ में आया है, ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है, तुम वहां चले जाओ जहां उससे मिलना है। तो यहाँ पे जो हमारा विशेषण है वो स्थान का परिचय दे रहा है। तुम वहां चले जाओ जहां उससे मिलना है। जहां शब्द जो है वो हमारा क्रिया विशेषण को उपवाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उससे मिलना है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। तुम वहां चले जाओ, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि उन्होंने मिलना कहाँ पर है। तीसरा है, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही उसने जवाब दिया। ये है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हमने आरंभ में अवयव को जोड़ा है। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही उसने जवाब दिया। तो वैसे ही उसने जवाब दिया प्रधान वाक्य है हमारा, जैसे अवयव से जोड़ा है। और ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। जहां पे आपको आश्रित उपवाक्य के अवयव नजर आएंगे उसके बाद आपको ये आश्रित उपवाक्य आपको रेखांकित करने हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि आश्रित उपवाक्य रेखांकित कीजिए, तो आपको आश्रित उपवाक्य जहाँ पे ब्लैक पेन से जो लिखे हैं वो आपके आश्रित उपवाक्य हैं। जहां हम अवयव से हमने यहाँ जोड़ा है, जैसे अवयव जो है वो हमने यहाँ पे जोड़ा है, और यहाँ से ताकि वह जरूर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसका उदाहरण है, वह जरूर मेहनत करेगा ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ताकि अवयव से हमने इसको जोड़ा है। हमारा मुख्य उपवाक्य है, वह जरूर मेहनत करेगा, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये है हमारा आश्रित उपवाक्य। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे? सरल वाक्य के आधार पर भी हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हमने इसका सरल वाक्य बनाया है इस मिश्र वाक्य का, तो हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे इसका? वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जरूर मेहनत करेगा। तो क्रिया का अंत जो है वो हमारा प्रधान वाक्य से हुआ है, और जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो मध्य में आ रहा है। तो इसके माध्यम से, सरल वाक्य बनाने के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है। अब संज्ञा उपवाक्य के जो हमारे भेद हैं वो सिर्फ की से जुड़ते हैं। आपने ये याद रखना है, संज्ञा उपवाक्य हमेशा की अवयव से जुड़ेगा। विशेषण उपवाक्य जो, जिन्होंने, जिसे, जिन्हें, जिसके, इस तरह के वाक्यों से जुड़ता है। उसी तरह से क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो जब, तब, जहां, वहां, जैसा, वैसा, ज्यों, त्यों, जितना, उतना, क्योंकि, इसलिए, इन सभी अवयवों से जुड़ते हैं। तो जब ये वाक्य आपस में आपने जोड़ने हैं, आपको जब भी आपने दो तरीके से आप इनको आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरह से आश्रित उपवाक्यों की पहचान करनी है। सबसे आसान तरीका ये है, संज्ञा उपवाक्य की अगर आप याद कर सकें तो आप इन अवयवों को याद कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। अब अगले वीडियो चैनल में मैं आपको बताऊंगी कि सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल तथा मिश्र वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तथा मिश्र से सरल तथा संयुक्त वाक्य कैसे
उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य का परिवर्तन करना, संयुक्त का मिश्र वाक्य से परिवर्तन करना, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।